तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। इंक्लूसिव एजुकेशन की ये आज दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़े थे और आज हम लोग यूनिट 1 का बी पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लेट से आज आई है, शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था, इस वजह से वीडियो लेट से आ रही है। और दुख की बात तो ये है कि आज हिंदी शिक्षण की क्लास भी आपकी नहीं आ पाई, तो हम माफ़ी चाहते हैं। कल मैं 2 क्लास हिंदी शिक्षण की ले लूँगा जिससे कि आज की पूर्ति हो जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास अभी स्टार्ट हुई है तो मैं सोचा इसे कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़ा लेट हुआ है उससे क्या दिक्कत है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफाइंग द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज विच हिंडर इंक्लूसिव अप्रोच। आइडेंटिफाई करना है ऐसे पॉलिसीज़ की, ऐसे प्रैक्टिस की जो इंक्लूसिव अप्रोच यानी कि समावेशी का जो दृष्टिकोण है उसको हिंडर यानी कि रोकने का प्रयास करती है, छुपाने का प्रयास करती है। हिंदी में यदि हम देखें तो हिंदी में ये है कि उन नीतियों और प्रथाओं, प्रैक्टिसेज यानी प्रथाओं, उन नीतियों और प्रथाओं की पहचान करना जो समावेशी दृष्टिकोण में बाधा डालती हैं। समावेशी दृष्टिकोण क्या होता है, यूनिट 1 के ये में हमने बताया था कि जब हम सभी को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समावेशी। सभी को साथ में मतलब कि जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, सबको हम एक साथ में लेकर किसी भी कार्य को करने की बात करते हैं तो वो समावेशी के अंतर्गत आ जाता है। यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात कुछ कारकों की सूची तैयार की जो समावेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। यूनेस्को आपका एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसने अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात कुछ फैक्टर्स, कुछ कारकों की सूची तैयार की जो इंक्लूसिव अप्रोच में बाधा डालती हैं यानी कि समावेशी दृष्टिकोण को रोकने का प्रयास करती हैं। तो कौन कौन से कारक हैं हम आज पढ़ेंगे। पहला है दृष्टिकोण संबंधी कारक। इसमें क्या है, समावेशन की प्रक्रिया में स्वस्थ मानसिकता का होना आवश्यक है। विशिष्ट बालक को हेय दृष्टि से न देखकर उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति हेतु प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। यानी कि जो हमारा दृष्टिकोण है विशिष्ट बालकों के प्रति वो अच्छा होना चाहिए। यदि हम समावेशी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारी मानसिकता है वो स्वस्थ होनी चाहिए, यानी हम हमारे अंदर किसी के लिए भी हेय दृष्टि नहीं होना चाहिए, हम किसी को भी हीन दृष्टि से न देखें, बल्कि यदि हम जिस भी विशिष्ट बालक को देखते हैं तो हम उसकी क्या आवश्यकता है वो उसको मिले, ये कोशिश करें कि जो भी विशिष्ट बालक है उसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हर हाल में होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को यदि हम विकसित कर लेते हैं तो समावेशी की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ सकती है। तो जो एक बाधा है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो स्वास्थ्य नहीं होता है, हम हीन दृष्टि से देखते हैं ऐसे बालकों को, जिनके कारण जो समावेशी का प्रक्रिया है समावेशी की वो रुक जाती है। शिक्षकों का दृष्टिकोण व क्षमताएं। अगर शिक्षक का दृष्टिकोण खराब है विशिष्ट बालकों के प्रति तो समावेशी शिक्षा संपन्न नहीं हो सकती। अगर शिक्षक की क्षमता ही नहीं है कि वो विशिष्ट बालक को शिक्षा दे पाए तो भी जो समावेशी की शिक्षा है वो भी रुक जाएगी। दृष्टिकोण से समझिए पहली चीज़ को कि शिक्षकों का दृष्टिकोण मतलब ये होता है कि कुछ कुछ शिक्षक का ये मत होता है कि सामान्य बालकों के साथ यदि हम विशिष्ट बालक को रख के शिक्षा देते हैं, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक को रख के शिक्षा देते हैं तो सामान्य बालकों के समय की बर्बादी होगी। यानी कि सामान्य बालक की समय की बर्बादी होगी। सामान्य बालकों को हम जल्दी जल्दी पढ़ा कर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं विशिष्ट बालकों को हमें समय पर्याप्त देना होगा चीज़ों को सिखाने के लिए। तो वो चाहते हैं कि सामान्य बालकों की अलग शिक्षा हो और विशिष्ट बालकों की अलग शिक्षा हो। तो ऐसा दृष्टिकोण यदि शिक्षक के अंदर है तो समावेशी की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। और क्षमता क्या होती है कि जो शिक्षक होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते, ट्रेंड नहीं होते, और ट्रेंड शिक्षक न होने की वजह से जो दृष्टि बाधित लड़के हैं, चाहे फिर कर्णहीन बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, कर्णहीन बच्चे हैं, चाहे फिर जो अपंग हैं, चल नहीं सकते,
उनको शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास कौशल ही नहीं होता कि उनको हम किस वे में शिक्षा दें, किस तरीके से शिक्षा दें कि दृष्टिहीन बालक भी अधिगम कर ले, कर्णहीन बालक भी अधिगम कर ले, अपंग बालक भी अधिगम कर ले। अभी जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत यही पूछा जाता है कि भैया आप कैसे दृष्टिहीन बालकों को, कर्णहीन बालकों को, अपंग बालकों को शिक्षा बेटर वे में दे सकते हैं, बेहतरीन माध्यम में दे सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो ही आप एक ट्रेंड टीचर बन पाएंगे, पीआरटी के अंदर, चाहे फिर अपर लेवल पे, चाहे फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, सभी में। तो विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा देने की योग्यता आप में होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत कुछ थ्योरी आप लिखेंगे, ये तो मैं आपको ऊपर से समझाना चाहा हूँ। शिक्षकों का दृष्टिकोण एक ऐसा कारक है जो मनोमस्तिष्क पर गहरा छाप छोड़ता है। शिक्षक जिसके बारे में जैसा सोचता है सारे बच्चे भी क्लास में उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर शिक्षक क्लास में किसी बच्चे को बोल देता है तुम तो बहुत तेज हो, वाह शाबाश तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो सब बच्चे भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, सब बच्चे उसको अच्छे नज़र से देखने लगते हैं, सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। और शिक्षक जैसा आदर्श क्लास में करता है, जैसे आदर्श वो दिखाता है, बच्चा भी वैसा ही आदर्श जीवन में भी सीखता है। तो अगर शिक्षक का दृष्टिकोण विशिष्ट बालक के प्रति खराब होगा तो बाकी बच्चे का भी दृष्टिकोण खराब होगा, ये चीज़ है। तो यानी शिक्षक का जो दृष्टिकोण होता है उसकी गहरी छाप छात्रों के ऊपर पड़ती है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि सामान्य कक्षा में इस प्रकार के बालकों को शिक्षित करना सामान्य छात्रों का नुकसान व समय की बर्बादी है। वही चीज़ मैंने जो आपको बताया, तो ये चीज़ आप लिख देंगे। फिर आगे आपको बढ़ना है। शिक्षक समाज का एक ऐसा सदस्य होता है जो स्वयं समाज का व भविष्य का निर्माण करता होता है। शिक्षक को स्वयं में अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। उसे स्वयं में महसूस करना होगा कि सामान्य व विशिष्ट बालक एक ही समाज के सदस्य हैं, उनमें भेदभाव संभव नहीं है, अतः वह स्वयं भेदभाव कैसे कर सकता है। इसके लिए उसमें आत्मीयता होना आवश्यक है। आगे इतना समझ लीजिए, शिक्षक जो होता है समाज का एक सदस्य होता है और उसके ऊपर पूरे समाज को बढ़ाने का लोड होता है। समाज के भविष्य निर्धारण शिक्षक ही करता है। शिक्षक से ही जो छात्र होते हैं पढ़कर निकलते हैं और आगे जाकर समाज में अपना रोल प्ले करते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आईएएस, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर जो भी होते हैं समाज में, वो सब शिक्षक ही उन्हें पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं पढ़ाता, आईएएस को कोई आईएएस नहीं पढ़ाता, पढ़ाता उसे टीचर ही है। तो यानी कि जो टीचर होता है वो समाज के भविष्य का निर्माण करता है। तो उसे स्वयं में महसूस करना होगा कि जो सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं एक ही समाज के सदस्य हैं, यानी वो अलग नहीं है। एक ही समाज में सामान्य बालक भी हैं और एक ही समाज में विशिष्ट बालक भी हैं। तो वो उसमें भेदभाव कैसे कर सकता है? जब एक ही समाज के दोनों बालक हैं तो दोनों को हक बराबर मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षक के अंदर आत्मीयता होना चाहिए। आत्मीयता से तात्पर्य ये है कि शिक्षक अपनी आत्मा की आवाज़ों को सुन सके, वो आध्यात्मिक हो। अगर शिक्षक अपने आत्मा की आवाज़ को सुनता है तो उसे सत्य और असत्य का ज्ञान मिल जाएगा। संवेदनशील होना चाहिए शिक्षक, सोचे कि हम भेदभाव कर क्यों रहे हैं, क्या ये उचित है भेदभाव करना। जिस प्रकार से हम सामान्य बालकों को शिक्षा देंगे उसी प्रकार को हमें विशिष्ट बालकों को भी वहीं पे शिक्षा देना होगा। इस चीज़ के दृष्टिकोण का विकास शिक्षक के अंदर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जब कोई विशिष्ट बालक हमारा अपना भाई या बहन या परिवार का अन्य सदस्य होता है तब हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब कोई विशिष्ट बालक, मान लीजिए कोई अपंग बालक है, चल नहीं सकता है, और वो हमारा भाई हो, वो हमारी बहन हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, तो क्या हम उसके साथ भेदभाव करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम उसे लंगड़ा कहकर कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना भाई है, हमारा बहन है, तो उसके प्रति हमारा प्रेम होगा, सहानुभूति होगा। तो ये जब हम अपने परिवार के लिए देखते हैं भैया हमारे परिवार का है तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। परंतु यदि उससे हमारा कोई रिश्ता न हो, वो समाज के किसी अन्य सदस्य के साथ घटित हो कि भैया जो अपंग है वो अब हमारा भाई नहीं है, वो समाज का ही एक व्यक्ति है लेकिन उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसको हम लंगड़ा करके बुलाएंगे, उससे हम भेदभाव करेंगे, उसके अधिकारों की हम रक्षा नहीं करेंगे।
तो ये गलत है कि नहीं गलत है? आप अपना और पराया देख रहे हैं, तो आप में जो आत्मीयता है वो कहाँ है? अगर आपका भाई है तो आप नहीं देख रहे हैं कि वो विकलांग है, और वहीं अगर समाज का दूसरा लड़का विकलांग है तो आप उसको हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तब हम उसे विशिष्ट कहकर समाज से पृथक कर देते हैं। अगर वो मेरा भाई नहीं है, कोई अपंग दूसरा है समाज से, तो हम ध्यान नहीं देते, हम भी उसका मजा ले लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्या वह हमारे समाज का सदस्य नहीं है विशिष्ट बालक? क्या वह किसी माता पिता का पुत्र या पुत्री नहीं है? भाई हमारा बहन नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, लेकिन किसी न किसी का तो बहन होगा, किसी न किसी की तो किसी न किसी का तो बहन होगी, किसी न किसी का तो भाई होगा, या किसी न किसी का पुत्र या पुत्री होगी। तो जब वो किसी की पुत्र है, किसी की पुत्री है, किसी की भाई है, किसी की बहन है, तो हम उसके साथ क्यों भेदभाव करें? हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो हमें इसका उत्तर क्या मिलता है कि हम ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि सामान्य व विशिष्ट बालकों के अंतर को समाप्त करना चाहिए और सामान्य विद्यालयों में उन्हें शिक्षित करना चाहिए। सामान्य बालक को भी और विशिष्ट बालक को भी हम एक साथ शिक्षित करेंगे। शिक्षक का ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विकास में सहयोग प्रदान करे शिक्षक, और उसकी क्षमताओं को विकसित करे, तभी वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। शिक्षकों को समाज का प्रतिनिधित्व के तौर पे जाना जाता है। शिक्षक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, समाज को स्वरूप देता है। वो जैसा पढ़ाकर छात्र को बाहर निकालेगा, छात्र उसी प्रकार का रोल प्ले सोसाइटी में करता है। यदि शिक्षक विशिष्ट बालक के प्रति सहानुभूति रखता है तो अन्य बालक भी उसके प्रति सहानुभूति रखना सीख जाते हैं। मैंने बताया ना कि जो छात्र होते हैं क्लास में, वो शिक्षक को देखते हैं कि शिक्षक ऐसा कर रहा है तो वो भी ऐसा करते हैं। तो यदि शिक्षक विशिष्ट बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, आदर, सम्मान रखेगा तो बाकी के भी जो छात्र हैं शिक्षक की देखा देखी विशिष्ट बालक के प्रति प्रेम, सहानुभूति, आदर, सम्मान की भावना रखेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है, इस कुछ शिक्षकों का जो दृष्टिकोण होता है विशिष्ट बालकों के प्रति, वो अच्छा नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण जो हमारी समावेशी की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। समावेशी की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शिक्षक का दृष्टिकोण भाई कैसा होना चाहिए। अगर शिक्षक अपना दृष्टिकोण सुधार लेता है तो जो समावेशी की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। यहाँ क्षमता की भी बात हमने की थी कि भाई शिक्षक की क्षमता कैसी होनी चाहिए। तो यदि ट्रेंड शिक्षण नहीं है, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, तो वो विशिष्ट बालकों को शिक्षा नहीं दे पाएगा। सीटेट के अंदर आपको पेडागोजी में क्या थ्योरी पढ़ाई जाती है, ये आप विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा कैसे दे लेंगे? तो उसमें आपको, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहा हूँ, कोई दृष्टिहीन बालक है, उसको दिखाई कम देता है और अभी आपके पास चश्मा नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसे पढ़ाने के लिए? आप उसे पीछे से आगे टेबल पे बैठाने के लिए कहेंगे, तुम पीछे से आ जाओ, आगे बैठ जाओ और तुम पढ़ लो। तो इस प्रकार का करेंगे तो ये सब सीटेट की पेडागोजी होती है, जिसके द्वारा कि आप शिक्षक को पढ़ा पाएँ। तो सीटेट जब आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एक ट्रेंड टीचर के अंतर्गत आते हैं, तो आपके अंदर किसी भी तरीके के बालक को पढ़ाने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो शिक्षकों के अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं तो वो समावेशी शिक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जो उसकी नीयत होनी चाहिए, दृष्टिकोण को आप नीयत बोल सकते हैं। नियत हिंदी भाषा आप समझते होंगे। समानता के सिद्धांत पे वो बल देता हो, कहीं भी वो समानता के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ता हो कि जिसे जो भी मिलना चाहिए समान मिलना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समता यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार वो शिक्षा दे सके। यदि कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसके स्तर पर जाके उसको पढ़ा सके, अगर कोई तेज बच्चा है तो उसको उसके हिसाब से पढ़ा सके। यानी कि जो जैसा बच्चा है उसके स्तर पर जाकर शिक्षक उसको समझाए। तो इसे इक्विटी हम इंग्लिश में बोलते हैं और इसे इक्वलिटी बोलते हैं। जो शिक्षक होना चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए। जब वो ईमानदार होगा तो वो भेदभाव नहीं करेगा। कर्तव्यनिष्ठ यानी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कर्तव्य क्या है शिक्षक का? क्लास में पढ़ाना, चाहे फिर वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो। तो यदि कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार है शिक्षक तो वो अच्छे से शिक्षण कार्य करेगा। संवेदनशील यानी भावनाओं की कद्र करे।
यदि कोई विशिष्ट बालक है तो उसकी क्या भावना है, उस भावना का सम्मान होना चाहिए। यदि कोई अपंग बालक है और वो विद्यालय में पढ़ने आया है, इसका मतलब वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा के प्रति वो प्रेम रखता है, तो उसकी उस भावना का शिक्षक सम्मान करे और उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, उसके मानसिक विकास में उसको सहयोग प्रदान करे। सहानुभूति वातावरण का निर्माण कर सके, मतलब कि बच्चे को लगे, जो विशिष्ट बालक है उसे लगे कि शिक्षक हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है, जो हमारा शिक्षक वो हमसे प्रेम करता है और हमें पढ़ाना चाहता है, ऐसा उसको फील कराए, ऐसा क्लास में वातावरण बना दे, ताकि कोई डिफ्रेंसिएशन वाला स्थिति पैदा न हो। इसके बाद एक चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ शिक्षक के घर में दृष्टिबाधित बालक है, यानी कि उसे दिखाई नहीं देता है, तो शिक्षक क्या करेगा कि देखिए, शिक्षक के घर में कोई बालक है और ये दृष्टिबाधित है, यानी उसे दिखाई नहीं देता है, और एक तरफ समाज में कई बालक हैं, कोई अपंग है, कोई वाणीहीन है, बोल नहीं सकता, कोई मंद बुद्धि का है। तो जो शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, जो शिक्षक का सोच होना चाहिए, वो दोनों के प्रति बराबर होना चाहिए। यदि उसके कोई घर का बालक दृष्टिहीन है, विशिष्ट बालक में आता है, तो भी उसके प्रति वो वही सोच रखे, और यदि उसके घर का कोई बालक नहीं है, वो समाज का है, तो भी उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। यदि एक शिक्षक की सोच अपने और पराये की न होकर सभी के लिए एक समान होगी, तो समावेशी की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि हमने बताया कि आपके घर में जब कोई इस प्रकार का विशिष्ट बालक होता है, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उसका हर चीज़ में सहयोग करते हैं। लेकिन वहीं यदि आपके परिवार का बालक न हो, किसी समाज का बालक हो, तो आप उसको लंगड़ा कह के बुलाएंगे, बोल नहीं सकता तो गूंगा कह के बुलाएंगे, मंद बुद्धि का है तो कहेंगे ये जड़ बुद्धि। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो आपके घर का हो या समाज का हो, आपकी सोच दोनों के प्रति ईमानदार तरीके से सकारात्मक होनी चाहिए, तब जाके समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ सकती है। तो ये तो 2 फैक्ट हमने पढ़े। मैंने शिक्षक वाली फैक्ट आपको इसलिए विस्तार से पढ़ाया कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप अपने लिए भाई आपको वही काम करना है क्लास में जाकर, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब जो आगे है उसको हम स्पीड में देख सकते हैं। पाठ्यक्रम, अगर समावेशी शिक्षा का जो दृष्टिकोण है उसे हमें आगे बढ़ाना है, तो पाठ्यक्रम को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। मुख्य धारा शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साथ लेकर चलना हो, तो पाठ्यक्रम में लचीलापन आवश्यक है। एनसीईआरटी व राज्य सरकार व केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री व संस्थानों में कार्यरत शिक्षाविदों को ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिसमें उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट का निर्माण करना चाहिए कि यदि कोई मंद बुद्धि है तो वो भी उस कॉन्सेप्ट को सीख सके, यदि कोई विशिष्ट बालक है तो वो भी उस पाठ्यक्रम को अनुकूलित महसूस कर सके। यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल होने चाहिए पाठ्यक्रम में, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक घटनाएं होनी चाहिए जिससे कि बच्चा प्रेरित हो सके, और एग्जाम्पल के माध्यम से कमज़ोर बच्चे को सिखाया जा सके। पाठ्यक्रम सरल भाषा में होना चाहिए, तो मतलब पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए कि उसे सब कोई सीख सके, हर वर्ग का बालक सीख सके, ये चीज़ है। भाषा व संप्रेषण, भाषा व संप्रेषण कैसे समावेशी शिक्षा में बाधा डालती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे समाज में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं धनी परिवार के बच्चे और दूसरे तरफ होते हैं गरीब परिवार के बच्चे। और हमारे समाज में अभी जो वर्तमान में स्थिति है, विद्यालय सबसे ज़्यादा किस मीडियम के हैं? अंग्रेजी मीडियम के हैं। तो जो धनी परिवार के बच्चे हैं वो तो शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनकी जो अंग्रेजी भाषा है वो बेहतरीन होती है। लेकिन जो गरीब बच्चे थे, पहले भाई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल कम होते थे तो वो हिंदी में पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हिंदी मीडियम वाले ही स्कूल इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिससे जो गरीब बच्चे हैं अगर वो किसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश ले भी लेते हैं तो उनको भाषा की समस्या देखने को मिलती है। चलिए किसी तरह भाई एडमिशन ले लिया गरीब बच्चा वाला भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उसको वहाँ अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेगा, क्योंकि जो भी थ्योरी होंगी सब अंग्रेजी में समझाई जाएंगी और वो पहले पढ़ा है हिंदी में।
तो उसको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप मातृभाषा में यदि पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे को समझ आ जाती है। तो यदि किसी का बेस हिंदी है और उसे फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो वो कैसे समझेगा। तो इस प्रकार से गरीब अमीर दो वर्ग बढ़ते हैं और आज वर्तमान में हमारे सामने अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं। तो भाषा की समस्या से भी जो समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण है वो बाधित हो जाता है कि हम एक साथ अमीर और गरीब बच्चे को साथ में लेकर नहीं चल सकते। इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं। धनी परिवारों से आने वाले यानी उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर, धनी परिवार को हम बोलेंगे, बालकों को अंग्रेजी आती है और वर्तमान में अधिकतर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से हो गए हैं। ऐसे विद्यालयों में अगर किसी तरह निम्न सामाजिक स्तर यानी गरीब परिवार के बालकों को प्रवेश मिल भी जाता है तो उनके लिए भाषा की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसे बालक हिंदी माध्यम विद्यालय से निकलकर यहाँ पे आते हैं अंग्रेजी माध्यम में। ऐसी परिस्थिति में वे अंग्रेजी के साथ समायोजन करने में खुद को असमर्थ पाने लगते हैं। सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, तो जो हिंदी मीडियम से निकलकर छात्र आया है वो हिंदी के साथ यदि समायोजन इंग्लिश के साथ समायोजन नहीं कर पाया वहाँ अंग्रेजी मीडियम में जाके, तो वो अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगता है। ओम का नियम हो, केचाप का लॉ हो, हिंदी तो मान लीजिए हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान का कोई भी चैप्टर हो तो वो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वही चीज़ उसे हिंदी में पढ़ाया जाता तो वो समझ जाता, तो वो अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगता है, इंग्लिश के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, जिससे वे कुंठाग्रस्त होने लगते हैं और सोचते हैं नहीं, मेरे लिए तो हिंदी मीडियम ही स्कूल सही था, और जो समावेशी शिक्षा की दृष्टिकोण है वो बाधित रह जाती है कि गरीब बच्चा हिंदी मीडियम में ही पढ़ता रह जाएगा। तो भाषा समस्या भी है। अब सामाजिक आर्थिक स्तर पे हम देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक स्तर से यदि कोई बच्चा गरीब है तो वो फिर कैसे धनी बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेरा एक मित्र हुआ करता था, और वो जो मेरा मित्र हुआ करता था, क्या होता था कि पहले मैं बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, जो मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्कूल था और काफ़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। तो मेरा एक दोस्त था, गरीब था, गरीब क्या कह लीजिए, दिल का बहुत अमीर था, लेकिन भाई पैसे से होते हैं लोग गरीब। तो वो गरीब था, तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो आप तो जानते हैं कि पिकनिक वगैरह प्लान्स स्कूल में होते रहते हैं। तो इसी प्रकार की पिकनिक प्लान्स हो रही थी, टीचरों के द्वारा जाना था, और उस समय बहुत कम ही फीस था, 450 रुपये पिकनिक के लिए फ़ीस देना था। तो भाई मैं तो मध्यम परिवार से आता था, तो मेरे पास तो पैसे थे भाई, मैंने दे दिए। लेकिन जो मेरा मित्र था वो साइड में जाके थोड़े रोने टाइप का था। तो भाई हम 2-4 दोस्त थे, उससे पूछे कि आप क्यों ऐसा रो रहे हो, बताओ भाई क्या तुमको दिक्कत है। वो बंदा बोल नहीं पा रहा था, उसके दिल में बहुत सारी बातें थी लेकिन बोल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने पूछा भाई पिकनिक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बोला नहीं जा रहे हैं हम। तो हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं, बोला मन नहीं है यार, हम नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना है। लेकिन बात ये थी कि उसके पिताजी ये पैसा को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो हम लोग के सामने अपने इंसल्ट महसूस कर रहा था कि अगर हम बोल देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पिताजी नहीं दे सकते, तो हमारा सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगा। तो इस कारण से वो सही रीज़न नहीं बता रहा था, वो बोल रहा था हमको पढ़ना है इसलिए हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग भी दोस्त थे, अब दोस्त दोस्त की फीलिंग तो समझता ही है, आप जानते ही हैं। हम लोग जान गए कि नहीं पैसा का बात है और यही दिक्कत है, तो फिर हम उससे बोले कि तुम्हारा पैसा हम देंगे, तुम चलो, और अगर कोई दिक्कत है तो दोस्त दोस्त से बताता है, छुपाना नहीं चाहिए बात को, तो हम तुमको पैसा देंगे। तो वो मेरे सामने थोड़ा सा 1 मिनट रोया, लेकिन मेरे को गले से लगाया और फिर हम लोग पिकनिक साथ में गए। तो ऐसा होता है, ये चीज़ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी कि कोई बच्चा यदि गरीब फैमिली से है और वो अच्छे स्कूल में चला गया है, बेहतरीन स्कूल में, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, पिकनिक, स्पोर्ट वगैरह, और उसके लिए फ़ीस भी भाई ली जाती होंगी। तो जो गरीब बच्चा है उस फीस को एफर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो सभी बच्चों के सामने कैसे बोलेगा कि हम एफर्ट नहीं कर सकते। तो बेइज्जती के चलते भी चाहता है कि हम छोटे ही स्कूल में पढ़ें, छोटे स्कूल में पढ़ेंगे ना इंसल्ट होगा ना कुछ होगा, जो भी जैसी पढ़ाई होगी कर लेंगे। तो इस वजह से भी जो समावेशी शिक्षा की दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उन बच्चों के साथ जो धनी परिवार से आते हैं। यानी कोई अगर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर का विद्यालय है तो वहाँ पे वो अमीर बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते पैसे के वजह से। तो ये चीज़ भी समावेशी शिक्षा में बाधा डालती हैं। ये मैंने आपको रियल लाइफ का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, और इसे कहते हैं कि रियल लाइफ के अनुभव से मैंने जोड़ के आपको पढ़ाया है। ये एक टीचिंग मेथड भी है।
यह एक ऐसा कारक है जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक स्तर, अगर कोई बच्चा अमीर है तो वो बहुत ही अच्छा उस बालक का विकास होगा, और बच्चा बचपन से गरीबी देख रहा है, अपने परिवार में शोषण सह रहा है, तो उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि यही वह कारक है जो बालकों को अपने पंखों को फैलाकर आसमान में जीने की अनुमति प्रदान करता है। जो बालक अच्छे परिवार से आते हैं उन्हें सुख सुविधाएं व संसाधन अधिक होने के कारण उनका विकास भी अच्छा हो जाता है। भाई जिनको सुख सुविधा साधन मिल रहा है उनका विकास अच्छा हो ही जाता है। लेकिन जो बच्चे सामाजिक आर्थिक स्तर के बालक होते हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के गरीब परिवार के, वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं। वह इनको अपने मित्र मंडली में भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। वही चीज़ मैंने बताया कि बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, कोई भी स्कूल में, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ होंगी ही। ठंडी के दिन में बच्चे को स्वेटर पहन के आना होगा, अच्छे शूज पहन के आना होगा, बैग अच्छा लेना होगा। तो यदि पैसा उसके पास नहीं है, वो गरीब परिवार से आ रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं बैग फटी होगी, शूज पुराने टाइप के होंगे, कपड़े अच्छे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों के कारण अपने मित्रों में थोड़ा उसको बेइज्जती टाइप का लगता है, और वो चाहता है कि हम न पढ़ें, घर पे रहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यह परिस्थिति समावेशीकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक छवि प्रदान करती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूल जो होते हैं, ड्रेस से लेके कपड़ा, ड्रेस से लेके कापी किताब सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं 1 to 8 तक के बच्चों को, ताकि बचपन में उनको ये नकारात्मक छवि उनके अंतर्गत न आने पाए। लेकिन जब हम 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन स्तर पर बढ़ते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आ ही जाती है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट भी पूरी चीज़ें फ्री नहीं देती है, और जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज महसूस करता है। छठवां चीज़ है भौतिक रुकावटें। भौतिक रुकावटें की जो कि मतलब विद्यालय है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंखा से लेकर शौचालय, जनरेटर, अगर इन सब की व्यवस्था नहीं है तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। बच्चा गर्मी में थोड़ी पढ़ेगा, बच्चा को यदि शौचालय लग गया तो कहाँ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से भी जो समावेशी शिक्षा की दृष्टिकोण है वो रुक जाती है। आप इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। विद्यालय के वातावरण, शैक्षिक उपकरणों, संसाधन आदि का होना न होना बालकों की शिक्षा को प्रभावित करता है। यदि हम किसी बालक में सकारात्मक रूप से परिवर्तन चाहते हैं तो विद्यालय में इन उपकरणों, संसाधनों का, वहाँ का परिवेश का होना सुखद होना आवश्यक है। यदि वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं है तो सारे बच्चे साथ में मिलकर नहीं पढ़ सकते, अन्यथा विद्यालय में समावेशन का माहौल पैदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि विद्यालय में सभी प्रकार के बालक आते हैं। देखिए, विद्यालय में एक प्रकार के तो बालक आते नहीं हैं, कुछ सामान्य बालक होंगे, उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी, कुछ विशिष्ट बालक होंगे, उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी। तो सबकी आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय का जो माहौल है, विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, वो बेहतरीन होना चाहिए। वहाँ विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपकरण, यंत्र होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को क्या हो सके, बेहतरीन और प्रभावशाली बनाया जा सके, सारे बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ति करके। आज का जो लास्ट टॉपिक है वित्तीय संसाधन यानी फंड। अगर हमें समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका फंड, पैसा। पैसा के अगर पैसा नहीं है सरकार के पास तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। समावेशीकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समय समय पर बालकों की आवश्यकता पूर्ति, आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाती रहे। इन संसाधनों की पूर्ति के लिए वित्त की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारे उपकरणों संसाधनों को वित्त से ही पूर्ण करना संभव है। यानी कि पैसा से ही तो सारे संसाधनों को हम ला सकते हैं। अगर पैसा नहीं है, इसके अभाव में समावेशन शून्य की स्थिति में आ जाएगा। पैसा नहीं है तो सारा हमारा सपना चूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, तो जो दृष्टिबाधित लड़के हैं उनके लिए हमें नज़र का चश्मा की व्यवस्था करनी होगी। जो श्रवण दोष बालक हैं उनके लिए श्रवण यंत्र यानी हेडफोन वगैरह, ईयरफोन वगैरह की व्यवस्था करनी होगी। जो विकलांग बालक हैं, चल नहीं सकते, उनके लिए बैसाखी, ट्राई साइकिल, जो देखे होंगे आप, ये 2 पहिया लगा होता है और इस प्रकार का होता है, और इसमें बालक बैठकर उसको खिसका खिसका के आगे बढ़ता है। तो ये सारे जो यंत्र हैं ये कहाँ से आएंगे, फंड से ही तो आएंगे। अगर सरकार फंड में कमी करेगी तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो अप्रोच है वो तो रुक ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक आज पढ़े जो समावेशी शिक्षा
की जो दृष्टिकोण है उसमें बाधा पहुंचाते हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएं। दृष्टिकोण संबंधी कारक, समाज का भाई दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण अच्छा होगा तो समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा है और शिक्षक की क्षमता है कि नहीं कि वो विशिष्ट बालक को पढ़ा पाएगा, भाई उसने पेडागोजी पढ़ा है कि नहीं, सीटेट क्वालिफाई किया है कि नहीं, और उसका दृष्टिकोण कैसा है, कहीं भेदभाव तो नहीं करता है वो, अगर भेदभाव करेगा तो बाकी के बच्चे भी भेदभाव करेंगे। पाठ्यक्रम लचीला है कि नहीं, कोई भाई मंद बुद्धि का है तो वो भी पाठ्यक्रम को समझ सके, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हों, कॉन्सेप्ट सरल भाषा में हो, सरल से कठिन की ओर उसका क्रम हो, ऐसा पाठ्यक्रम है कि नहीं। तो पाठ्यक्रम भी डिपेंड करता है। भाषा एवं संप्रेषण, किस भाषा में शिक्षा दी जा रही है, ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो भाषा सर्वमान्य हो, यानी वो भाषा वहाँ पे बैठे सभी बच्चों को आनी चाहिए। अगर ऐसी भाषा में शिक्षा दी जा रही है कि कुछ को तो वो भाषा आ रही है लेकिन कुछ को नहीं आ रही है, तो भी समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण रुक सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, भाई अमीर और गरीब की जो खाई है वो मिट जानी चाहिए। अगर ये नहीं मिटेगी तो भी समावेशी शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित होती रहेगी। फिर भौतिक रुकावटें, विद्यालय में भाई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अलग अलग बालक की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं ताकि सभी को पूरा करके शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं भाई, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त फंड होना चाहिए। भाई दृष्टिहीन के लिए चश्मा, साइकिल, बैसाखी, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में लाएंगे भौतिक व्यवस्था, वो कहाँ से आएगा, फंड से आएगा, तो फंड भी होना चाहिए। तो इस प्रकार 7 टॉपिक आप देख सकते हैं जो कि समावेशी शिक्षा में बाधा डालते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आया होगा कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। इस पाठ में यदि कुछ और भी बच गया होगा पढ़ने के लिए तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, उसको नेक्स्ट डे हम पूरा करेंगे। आई होप आपकी कल भी शायद इंक्लूसिव एजुकेशन की ही क्लास चले। नॉलेज एंड करिकुलम 3 दिन के बाद हम देखेंगे, यानी कल के बाद परसों देखेंगे। तो बताइएगा अगर आपको कोई भी टॉपिक छूटा होगा तो।